नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। राजधानी दिल्ली में एमसीडी चुनाव से पहले कैश फॉर टिकट का मामला सामने आया है। दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच ने इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया है। एक स्टिंग ऑपरेशन और 3 गिरफ्तारियों के बाद आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश त्रिपाठी और राजेश गुप्ता से एंटी करप्शन ब्यूरो जल्द पूछताछ कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के लिए उन्हें नोटिस भी भेजा जा सकता है जल्द ही। इस मामले पर दिल्ली में जबरदस्त राजनीति हो रही है। इस मामले में जो वीडियो सामने आया है उसे शिकायतकर्ता की ओर से एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंपा गया था। हालांकि आज तक इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। इस वीडियो में फोन पर बातचीत रिकॉर्ड की गई है और ऐसा लग रहा है जैसे पैसे की लेन देन की बात हो रही है। हेलो। हाँ जी। हाँ भाई। हाँ जी बताइए ना। लिया है, वो काउंट कर रहा है लड़का पैसे। कोई नहीं, आप करके बता देना जैसा भी होगा। चलो आप कहाँ हो? मैं तो थोड़ा बाहर से मिलूंगा आपसे। मान लीजिए रात में अगर आऊंगा इधर तो रात में मिलूंगा, तो कल मिलता हूँ आपसे। अच्छा, विधायक जी कहाँ हैं? विधायक जी का आइडिया नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल गोपाल जी, बिल्कुल। बस मेरे को थोड़ा दुख इस बात का हुआ, मेरे से कहाँ कमी होगी। गोपाल जी जानते हैं दिक्कत ये थी ना, आपको बताया था कि दोनों सीटें थोड़ा सा हुआ है ना, एक गुजर हो गया वहाँ पे, दूसरा गुजर लड़ा ही नहीं सकते थे। हाँ हाँ, उसलिए पार्टी ने मना कर देने, तो हम पूरी कोशिश कर रहे थे कि आप लड़िए, मजबूती से लड़ते हैं आप चुनाव। हाँ हाँ, कोई नहीं, लगे रहिए, अभी कोई टाइम थोड़ी ना जा रहा है। नहीं भैया से भी बात हुई थी, विधायक जी से मेरी, हाँ, अखिलेश भाई से। हाँ। चलो कोई नहीं, आप भैया को बोल देना सामान पहुंच गया विधायक जी को। मैं उधर बोल देता हूँ। मैं गौरव का 2-3 बार फोन आ चुका था मेरे पास। ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है। इस स्टिंग ऑपरेशन और कार्रवाई के बाद क्या कहना है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का और भारतीय जनता पार्टी के रमेश बिडूरी का, हम आपको दोनों की बात सुनवाते हैं। बात है कि इधर उधर कोई किसी को बोले कि भाई मैं पैसे लेके आपको टिकट दिला दूंगा, तो मैं तो ऐसे तमाम लोगों से जो आज, अब तो खैर टिकट की प्रक्रिया पूरी हो गई, आगे के लिए भी कहना चाहूँगा कि कहीं भी कोई आदमी आपको कहे कि मैं आम आदमी पार्टी में टिकट दिला दूंगा, पैसे दे दीजिए, बिल्कुल यकीन मत करना। सबसे बड़ा झूठा होगा वो आदमी जो ये कहेगा। और इसका प्रमाण आज की ये घटना है जो सामने आई है कि कोई किसी से पैसे ले रहा था, अगर ऐसा आरोप है, ले रहा था, फिर भी उसको टिकट नहीं मिला। यहाँ पैसे देने से टिकट नहीं मिलते हैं आम आदमी पार्टी में, ये बात साफ हो गई है। तो मिस्टर खारी एक हलवाई हैं, मॉडल टाउन में हलवाई की दुकान करते हैं। उन बेचारे ने, वो आम आदमी पार्टी के एक्टिविस्ट हुए थे, बड़ी उम्मीद लेकर आम आदमी पार्टी में आए होंगे कि मैं भी भ्रष्टाचार समाप्त करने में सहयोग करूंगा। तो उनसे अखिलेश त्रिपाठी के जब उनके दफ्तर में पहुंचे तो वहां पर बैठे ओम सिंह जी ने कहा कि इसके लिए आपको 1 करोड़ रुपए देना पड़ेगा। 25 लाख रुपए उन्होंने पहले दे दिए, उन्होंने व्यक्ति भेजा, उसको दे दिए हैं। और अखिलेश त्रिपाठी का जो साला है वो पहली बार कोई केस ऐसा नहीं है, पहले मारपीट का मामला है, पहले एक दंगे में उसका नाम आया हुआ अखिलेश त्रिपाठी की। तो ये बैड करेक्टर टाइप के बैड एक्टिविटीज करने वाले लोगों की पंचायत आम आदमी पार्टी बन गई है। तो इसलिए दिल्ली के लोगों को और देश के लोगों को अब समझना पड़ेगा। और आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए कपिल मिश्रा का इस पर क्या कहना है, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। जो 90 लाख रुपए का टिकट बेच रहे हैं एक एक पार्षद का, वो नगर निगम में किस प्रकार का भ्रष्टाचार करेंगे अगर गलती से उनको मौका मिलता है नगर निगम चलाने का। ये पैसे क्या अखिलेश त्रिपाठी केवल अपने लिए ले रहे थे या ऊपर भी ये पैसे भेजे जा रहे थे दुर्गेश के पास, केजरीवाल के पास? ये मुझे लगता है एसीबी की जांच का प्रमुख विषय होगा। उधर गुजरात में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के पर्चा वापस लेने से दिल्ली तक सियासत गर्मा गई है। सूरत ईस्ट के उम्मीदवार कंचन जरीवाला ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। आम आदमी पार्टी का आरोप यह है कि पुलिस मशीनरी के दुरुपयोग से उन्हें नामांकन वापस लेने पर मजबूर किया गया। दिल्ली में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए। आम आदमी पार्टी का आरोप यह है कि कंचन जरीवाला को डरा धमकाकर उनसे पर्चा वापस लिया गया या वापस लेने पर उन्हें मजबूर किया गया।
और इस पर क्या कहना है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। गुजरात में जो हो रहा है उस पे क्या कहेंगे? ये जिस तरह से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी गुंडागिरी पे उतर आई है, कल कैंडिडेट का अपहरण किया, आज 500 पुलिस वाले उसको घेर के लाते हैं और उसका नामांकन वापस करवा दिया वहां पे जाके, और उसके वापस फिर से बीजेपी के गुंडों को बाहर सौंप दिया और फिर से हमारे कैंडिडेट का पता नहीं है। ये इमरजेंसी सिचुएशन है, चुनाव आयोग को तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा इस मामले में। मुझे अभी मिलना है, इमरजेंसी सिचुएशन है, वजह यही है। अभी उम्मीद है बुलाएंगे वो। लेकिन क्या वहाँ लग रहा है स्टेट मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है? सूरत में आप लोग कह रहे थे आप स्ट्रांग है, लेकिन अब वहाँ पे दबाव का मामला। स्टेट मशीनरी का दुरुपयोग नहीं, पूरे के पूरे चुनाव मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है। अगर कैंडिडेट का अपहरण किया जाएगा और पुलिस गन पॉइंट पर उसका नॉमिनेशन वापस कराएगी बीजेपी के गुंडों के साथ मिलकर, तो चुनाव का फिर मतलब क्या बच गया डेमोक्रेसी में? बात हो पाई कैंडिडेट से कोई बात नहीं होने दी, वापस उसको बीजेपी के गुंडों के हवाले कर दिया गया है। सवाल सर ये भी दावा होगा बीजेपी की तरफ से कि आपके कैंडिडेट कंचन जरीवाल खुद नॉमिनेशन वापस ले रहे हैं। अपहरण करके लेके क्यों गए? अभी 500 पुलिस वाले क्यों लेके आए आरओ के ऑफिस में उसको वहां पे? तो ये हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इलेक्शन कमीशन के ठीक बाहर, और जबरदस्त हंगामा चल रहा है। मामला गुजरात के सूरत की सीट का है, जहां पे आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट कंचन जरीवाल, आम आदमी पार्टी द्वारा ये दावा किया गया कि कल से वो मिसिंग है। राघव चड्ढा ने कहा किडनैप कर लिया गया है, और आज सूरत से ड्रामेटिक विजुअल्स आए जहां पे कंचन जरीवाल को पुलिस वाले एस्कॉर्ट करके रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर ले गए, और अब मामला ये निकल के आ रहा है कि उन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया। आज बाली में G20 शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन इंडोनेशिया ने भारत को G20 देशों की अध्यक्षता सौंपी। वहीं सम्मेलन के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के कई नेताओं से मुलाकात की। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मुलाकात की। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और एक अनौपचारिक मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से केवल एक शिष्टाचार भेंट हुई। आज एक के बाद एक द्विपक्षीय वार्ता का दौर जारी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्विपक्षीय औपचारिक वार्ता कर चुके हैं। बाली का G20 सम्मेलन भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा। भारत G20 सम्मेलन का अध्यक्ष तो बन गया, साथ ही बाली घोषणा पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शांति संदेश को महत्वपूर्ण स्थान मिला। और इसी के साथ भारत बन गया है G20 का बिग बॉस। बाली सम्मेलन के समापन सत्र की ये तस्वीर हर भारतीय के लिए गर्व की तस्वीर है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो सांकेतिक रूप से पीएम मोदी को G20 सम्मेलन की अध्यक्षता सौंपते नजर आ रहे हैं। भारत के लिए यह अत्यंत शुभ संयोग है कि हम G20 की अध्यक्षता का दायित्व इस पवित्र द्वीप बाली में ग्रहण कर रहे हैं। भारत और बाली का बहुत ही प्राचीन रिश्ता है। इंडोनेशिया इस समय G20 देशों की अगुवाई कर रहा है। बाली में आज G20 देशों के सम्मेलन का आखिरी दिन था। 1 दिसंबर से भारत औपचारिक रूप से G20 देशों का अध्यक्ष बन जाएगा। पूरे साल भारत के अलग अलग शहरों में G20 देशों के 200 कार्यक्रम होंगे और इसका चरण 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में G20 के शिखर सम्मेलन के रूप में होगा। G20 का जिम्मा ऐसे समय ले रहा है जब विश्व जियोपॉलिटिकल तनावों, आर्थिक मंदी, खाद्यान्न और ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतों और महामारी के दीर्घकालीन दुष्प्रभावों से एक साथ जूझ रहा है। ऐसे समय विश्व G20 की तरफ आशा की नजर से देखता है। G20 देशों की अध्यक्षता संभालने के बाद पीएम मोदी ने अपने संबोधन में भारत में होने वाले सम्मेलन की थीम और एजेंडा दुनिया के सामने रखा। G20 को शांति और सौहार्द के पक्ष में एक दृढ़ संदेश देना होगा। यह सभी प्राथमिकताएं
भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर में पूर्ण रूप से समाहित है। हमें विकास के लाभों को ममभाव और समभाव से मानव मात्र तक पहुंचाना होगा। वैश्विक विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। बाली का G20 सम्मेलन भारत के लिए बेहद खास रहा। G20 सम्मेलन की अध्यक्षता तो मिली ही, साथ ही मोदी मंत्र की गूंज भी सुनाई दी। पीएम मोदी ने G20 देशों को शांति का जो संदेश दिया था, उसे बाली घोषणा पत्र में जगह दी गई। इट इज नॉट एन ईरा ऑफ वॉर, ये युद्ध का दौर नहीं है। प्रधानमंत्री ने इससे पहले समरकंद में जब ये बात कही थी, उस समय से जो बाइडेन ने इसकी बहुत चर्चा की थी, दुनिया के बड़े बड़े नेताओं ने इसकी चर्चा की थी कि ये कितनी बड़ी बात है। देखिए, कहने के लिए एक सामान्य सी चीज लगती है, लेकिन जिस काल में हम जी रहे हैं, क्या वहां पर युद्ध की गुंजाइश भी नजर आती है? प्रधानमंत्री ने यह सवाल उस समय उठाया था और कहा था कि यह समय नहीं है। जब ड्राफ्ट तैयार किया गया है उस समय से, हालांकि ये संकेत पहले से मिल रहे थे और हम आज तक पर ये संकेत बता रहे थे अपने दर्शकों को कि इसको इंक्लूड किया जाएगा। कल पीएम मोदी ने G20 देशों के सम्मेलन में रूस यूक्रेन जंग को लेकर शांति का संदेश दिया था। पीएम मोदी ने समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दिए उस संदेश को दोहराया, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये युद्ध का दौर नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक मैसेज था कि दिस इज नो टाइम फॉर वॉर, और इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए डायलॉग एंड डिप्लोमेसी ही सबसे उचित माध्यम है, उस मैसेज का G20 समिट के आउटकम डॉक्यूमेंट के नेगोशिएशंस में एक कंसेंसस बिल्ड करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। बाली में मोदी मोदी की गूंज रही। कई संकटों से उलझी दुनिया के सामने एक विश्व गुरु की तरह पीएम मोदी ने अपनी राय रखी। बाली से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली पुलिस का कहना है कि बेहद शातिर दिमाग है आफ्ताब आमीन पूनावाला, और इस वजह से दिल्ली पुलिस उसका नार्को एनालिसिस टेस्ट कराना चाहती है। यह निर्णय लिया पुलिस ने, अदालत में अपील की, अदालत ने इसकी हरी झंडी दे दी। यह खबर हम आपको विस्तार से दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इस केस से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि बम्बल डेटिंग ऐप के अलावा आफ्ताब दूसरे डेटिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी एक्टिव था। दिल्ली पुलिस को शक है कि आफ्ताब एक समय में एक से अधिक महिलाओं के संपर्क में था, और अगर यह बात साबित हो जाती है तो पुलिस को हत्या के पीछे की मंशा के बारे में कुछ और जानकारी मिल सकती है। खबरें ऐसी भी सामने आई है कि आफ्ताब और श्रद्धा के बीच झगड़े की एक बड़ी वजह यह थी कि श्रद्धा के साथ होने के बावजूद आफ्ताब और महिलाओं के संपर्क में था और डेटिंग ऐप पर बना हुआ था। दोनों को एक दूसरे पर शक भी था। और अब हम आपको बताते हैं कि क्यों दिल्ली पुलिस को आफ्ताब का नार्को टेस्ट कराने का फैसला लेना पड़ा। दरअसल आफ्ताब लगातार अपने बयान बदल रहा है, लगातार झूठ बोल रहा है। पुलिस अब तक ना तो श्रद्धा के मोबाइल फोन तक पहुंच पाई है और ना ही हत्या के बाद इस्तेमाल हुए हथियार तक। मुमकिन यह है कि नार्को एनालिसिस टेस्ट से पुलिस को सबूतों तक पहुंचने में मदद मिल पाए। आफ्ताब का होगा नार्को टेस्ट। साइको एनालिसिस टेस्ट की भी तैयारी है। आप पूछेंगे इन सब की नौबत क्यों आई? तो सुनिए, पुलिस के पास न साबुत लाश है, ना सीसीटीवी फुटेज, ना श्रद्धा का मोबाइल और ना वो इलेक्ट्रिक आरी जिससे श्रद्धा के शव के टुकड़े किए गए।
अदालत में केस सबूतों पर खड़ा होता है, लेकिन सबूतों के लिहाज से पुलिस के हाथ लगभग खाली हैं। ये मुश्किल जैसे कम नहीं थी कि आफताब जैसा शातिर दिमाग मुजरिम मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। कुछ कहोगे? चेहरा क्यों छुपा रहे हो? मीडिया के सामने तो आफताब ने खामोशी ओढ़ रखी है, लेकिन पुलिस के सामने मुंह खोलता भी है तो बस गुमराह करने के लिए। कभी कहता है श्रद्धा का मोबाइल महाराष्ट्र में फेंका, कभी कहता है दिल्ली में फेंका। श्रद्धा के चेहरे का हिस्सा जिसे वो डीप फ्रीजर में सामने की तरफ रखता था ताकि जब भी फ्रिज खोले तो उसे देख सके, उसे उसने कहां फेंका ये भी नहीं बता रहा। उससे ये सब उगलवाने के लिए पुलिस ने नार्को टेस्ट की अर्जी लगाई थी, जिसे साकेत कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। पुलिस के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात भी जरूर होगी कि उसकी इन्वेस्टिगेशन में भी है कि कहीं गुमराह तो नहीं कर रहा, और इसीलिए पुलिस जो भी बयान आफताब दे रहा है उसको वेरीफाई कर रही है, सबूतों से मिलाने की कोशिश कर रही है, समझने की कोशिश कर रही है कि कितना ये सच बोल रहा है। उसकी लोकेशन से उसकी मैच कराने की कर रही है कोशिश बातों से कि किस तरीके से वो कितना सच और कितना झूठ बोल रहा है। दिल्ली पुलिस आफताब से पूछताछ के लिए मनोरोग विशेषज्ञ की मदद ले रही है। मानसिक स्थिति को समझने के लिए एक मनोरोग विशेषज्ञ पुलिस टीम के साथ रहता है। नार्को टेस्ट हो या साइको एनालिसिस टेस्ट, इनके जरिए मिली जानकारी अदालत में सबूत के तौर पर मानी नहीं जाती, लेकिन पुलिस को सबूत जुटाने में इनसे मदद मिल सकती है। इस बीच आज सुबह 8 बजे ही पुलिस आफताब को मेहरौली के जंगलों में लेकर आई ताकि मोबाइल, आरी और श्रद्धा के शव के बड़े टुकड़े ढूंढ सके, मगर अब तक उसे कामयाबी नहीं मिली है। जो लोकेशंस आफताब की तरफ से बताई गई हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर खोजबीन लगातार जारी है। आप देखिए इसके आगे यहाँ पर पुलिस अब आगे किसी की एंट्री नहीं है। यहाँ पर देखिए पुलिस ने डंडा लगा दिया और पुलिस के तमाम जवान यहाँ पर जो हैं वो यहाँ पर आकर के बैठ गए हैं। और ये नहीं, ये सिर्फ इसी जगह पर जो जंगल के तमाम एंट्री पॉइंट्स हैं उन सभी जगहों पर पुलिस इसी तरीके से उन्होंने एंट्री बंद कर दी है। और अंदर जो पुलिस की टीम है जिसमें मेहरौली थाने के SHO भी हैं, वो सभी लोग लगातार पार्ट्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। ये कवायद लगातार पुलिस जारी रखी हुई है और पुलिस को जिन चीजों की तलाश हो उसमें श्रद्धा का मोबाइल फोन, हथियार और इसके अलावा पूरे बॉडी पार्ट्स। अब पुलिस को जब पार्ट्स जो मिले भी हैं उनकी सबसे पहले तो फॉरेंसिक कराई जाएगी, ये तय किया जाएगा कि हाँ वो मानव अंग है, और उसके बाद फिर उनका जांच DNA मैच कराया जाए। कल रात पुलिस ने पुतला लेकर आफताब के फ्लैट पर रिक्रिएशन किया था। वहीं उसने आफताब का झूठ भी पकड़ा था। जो आफताब कह रहा था कि 22 मई को श्रद्धा झगड़ा करने के बाद सिर्फ मोबाइल लेकर चली गई थी, उसी आफताब के अकाउंट में श्रद्धा के मोबाइल बैंकिंग ऐप से 26 मई को 54,000 रुपए ट्रांसफर हुए। यही नहीं, 31 मई को श्रद्धा के इंस्टाग्राम अकाउंट से उसके दोस्तों को चैट के जवाब दिए गए। इस दौरान श्रद्धा के मोबाइल की लोकेशन दिल्ली के मेहरौली की मिली। इससे आफताब का झूठ पकड़ा गया। आफताब इतना शातिर है कि 26 अक्टूबर को जब महाराष्ट्र पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए बुलाया था तो बड़ी सफाई से उसे 22 मई को झगड़े के बाद श्रद्धा के चले जाने की कहानी सुनाई थी। यही नहीं, 3 नवंबर को जब उसका बयान दर्ज किया गया तब भी उसने यही बताया था। हम साथ में रहते थे, छतरपुरा पहाड़ी एरिया जो दिल्ली का एरिया है वहाँ रहते थे, लेकिन वो लड़की का महीने में झगड़ा हो गया किसी वजह से, लड़की मुझे छोड़ के चली गई है। और वो लड़का इतना बोल्डली बात करता था और हर बात अलग अलग बात करता था, तो हमें भी थोड़ा डाउट लगा कि हर बात उसकी डिफरेंट आ रही है, विसंगति आ रही है। और लेकिन ये तो एनालिसिस हुआ कि ये फोन में बंद है। इस दौरान वो वसई में अपने घर भी गया था। पड़ोसियों के मुताबिक उसके घर वालों ने कुछ दिन पहले ही वसई का घर खाली किया और मीरा रोड में कहीं शिफ्ट हो गए। शिफ्ट होने के टाइम हम लोग ने पूछा भी था कि अचानक आप लोग किधर क्यों जा रहे हैं, तो उन्होंने एक ही चीज बोला कि हम लोग को बॉम्बे से इधर ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, और उनका एक आफताब का छोटा भाई था, उसका भी अभी रिसेंटली 2 महीना पहले जॉब कहीं बॉम्बे में लगा, तो बोलते हैं उसका भी जॉब बॉम्बे में है, हमारा भी हुआ है, तो आने जाने में तकलीफ होगी, इसके लिए हम लोग बॉम्बे शिफ्ट हो रहे हैं। अच्छा, और कोई रीजन दिए नहीं हो। ये लोग शिफ्ट किए ना जिस दिन पूरा सामान, उसके नेक्स्ट डे वो 2-3 घंटे के लिए आया था शाम के समय। बातचीत वो लोग की होती थी और वो बोल रहे थे कि दिल्ली में रहता है, वो उसका जॉब दिल्ली में चल रहा है और वो वहीं शिफ्ट हो गया। गौरतलब है कि तब तक श्रद्धा की हत्या का खुलासा नहीं हुआ था,
तो क्या आफताब के घर वालों को श्रद्धा की हत्या की भनक लग गई थी? क्या उनसे भी पूछताछ होगी? मुंबई में दिव्येश सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। एक और वजह है जो दिल्ली पुलिस नार्को एनालिसिस टेस्ट कराना चाहती है। वो ये समझना चाहती है कि क्या ये एकाएक आवेश में हत्या हुई या सोची समझी साजिश के तहत हुई। दरअसल पुलिस का मानना यह है कि श्रद्धा और आफताब के बीच झगड़ा कोई पहली बार 18 मई को नहीं हुआ था। बीते 3 वर्षों में वो कई बार लड़ चुके थे। कई बार श्रद्धा या परिवार लौट जाना चाहती थी या दोस्तों के पास भी आ गई थी, ये कहते हुए कि अगर आज की रात रुक गई आफताब के बाद तो वो मुझे मार देगा, ऐसा उसके दोस्तों ने कहा है। लेकिन आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो आफताब को छोड़ नहीं पाई? आज यही सवाल श्रद्धा के दोस्त भी पूछ रहे हैं। वो मुझे मार डालेगा, आफताब मुझे पीटता है, मैं नर्क में जी रही हूं, प्लीज मुझे बचा लो। आफताब के साथ रहते हुए श्रद्धा को हर पल अपनी जिंदगी का डर सता रहा था, लेकिन वो उसे छोड़ भी नहीं पा रही थी। उसने अपने दोस्तों को बताया था कि वो एक ऐसी रिलेशनशिप में फंस गई है जहां उसके साथ मारपीट होती है। अपना घर छोड़ते ही आफताब के साथ उसका रिश्ता पूरी तरह बदल गया। आफताब न केवल शक्की था बल्कि बेहद गुस्सैल भी था। एक बार श्रद्धा से उसका झगड़ा इस हद तक पहुंच गया कि श्रद्धा को अपनी जान बचाने के लिए अपने दोस्तों को बुलाना पड़ा। ऐसा भी झगड़ा हुआ था जब उसने मुझे व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज करके बोला कि प्लीज यहाँ मेरे घर पे आ जा, मुझे बाहर लेके जा, अगर आज रात को मैं इसके साथ घर पे रही तो ये मुझे मार डालेगा। उस रात श्रद्धा को उसके दोस्तों ने आफताब से बचा लिया। वहीं आफताब को चेतावनी दी कि अगर उसने श्रद्धा से मारपीट की तो पुलिस में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की जाएगी। उस रात तो श्रद्धा अपने दोस्तों के साथ चली गई, लेकिन 2 दिन बाद फिर से वो आफताब के पास लौट आई। ये बात ऐसी है कि मुलाकात हुई है उनकी, उसके बाद वो लोगों को साथ पसंद आया तो साथ में ही रहे। अब इसमें कुछ सच्चाई है जो हमको पता चलती है बाहर से, और कुछ चीज़ें हैं जो अंदर से हैं वो हम कभी नहीं जान पाएंगे। अब तो बिल्कुल नहीं जान पाएंगे कि वो क्यों साथ थे। एक तरफ श्रद्धा अपने दोस्तों को बताती थी कि वो अपनी रिलेशनशिप में पूरी तरह फंस चुकी है, तो दूसरी तरफ वो आफताब को छोड़ भी नहीं पाती थी। उसके दोस्त आज तक नहीं समझ पाए कि आखिर ऐसा क्या था कि श्रद्धा ने आफताब के लिए अपने माँ बाप और दोस्तों को छोड़ दिया।